नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राजस्थान में सचिन पायलट का जादू आखिरकार चल ही गया। आज गहलोत सरकार में 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें 5 मंत्री गहलोत गुट के बताए जा रहे हैं। 15 मंत्रियों में 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, महेश जोशी समेत कुल 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जबकि जाहिदा, विजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुड़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए, लेकिन राज्यपाल को सिर्फ 3 मंत्रियों के ही इस्तीफे सौंपे गए हैं। तो आज बड़ा कह सकते हैं कि फेरबदल आपको देखने को मिलेगा राजस्थान की सियासत में, क्योंकि गहलोत मंत्रिमंडल का एक बार फिर से पुनर्गठन आज होने जा रहा है। क्या सचिन पायलट गुट की ये जीत हुई है? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में सचिन पायलट गुट के कई विधायक हैं जिनको जगह मिलने जा रही है, मंत्री पद मिलने जा रहा है। दोनों के बीच पिछले कई महीनों से घमासान चल रहा था। आज ये कोशिश की जा रही है इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन के जरिए, ताकि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी भवानी हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, पुनर्गठन आज मंत्रिमंडल का होने जा रहा है। कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं, कौन सा गुट इस मंत्रिमंडल में हावी रहेगा, गहलोत या सचिन गुट? देखिए रवि, अब शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और अभी उससे पहले 2 बजे कांग्रेस दफ्तर के अंदर एक कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर वहां से तिलक लगाकर रवाना किया जाएगा। इस वक्त सचिन पायलट के घर पे हूँ। सचिन पायलट कुछ देर बाद में मीडिया से मिलेंगे और तैयारी हो रही है यहाँ पर। देखिए पूरे इसमें फेरबदल की आप तस्वीर देखिए कि टोटल 15 मंत्री बनाए, 15 में से 12 ही नए मंत्री बनाए गए हैं। 3 पहल जो स्टेट मिनिस्टर थे इनको प्रमोशन किया गया, लेकिन 12 में से 5 मिनिस्टर अगर सचिन पायलट के खेमे से बनते हैं तो संदेश आप साफ समझ लीजिए कि 7-5 का रेशो अशोक गहलोत गुट से 7 और 5 सचिन पायलट के गुट से। और एक बड़ा संदेश ये है कि जिन 2 मिनिस्टर को ड्रॉप किया था तब सचिन पायलट के साथ गए थे, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, दोनों को कैबिनेट मंत्री के रूप में वापसी हो रही है पायलट के खेमे से। तो ये भी एक मैसेज है कि सचिन पायलट को सत्ता में भागीदारी की जो बात थी कि पायलट खेमे को मिलनी चाहिए, वो नजर आ रही है। तीसरी बात है कि हेमाराम चौधरी कांग्रेस के वैसे सीनियर विधायक हैं, गुड़ा मलानी से आते हैं, सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं और हेमाराम चौधरी को कैबिनेट के अंदर लिया गया। हेमाराम चौधरी कुछ वक्त पहले इस्तीफा दे चुके थे। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी जाहिर की थी, गहलोत के का काफ़ी विरोध किया था। अब उसके बाद में हेमाराम चौधरी की कैबिनेट मंत्री के रूप में वापसी हो रही है। ये एक बड़ा संदेश है। रवि, दूसरा संदेश आप देखिए कि किस तरीके से पश्चिम राजस्थान के अंदर 3 बड़े सूबे हैं। सबसे बड़ा पश्चिमी राजस्थान, फिर उसके बाद मेवाड़ का इलाका और पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का वो इलाका जहाँ सचिन पायलट का सबसे ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि गुर्जर, मीना और एससी का बड़ा इलाका है। और अब जो पूरी कैबिनेट है उसके अंदर 15 मिनिस्टर अगर पूर्वी राजस्थान से हैं, तो भले ही उसमें से अशोक गहलोत गुट के भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये संदेश साफ है कि ये कई मैसेज की पिछली बार कांग्रेस जब सत्ता में आई तो पूर्वी राजस्थान से ज़्यादा सीटें मिली थी और इस इलाके को अब तवज्जो दी गई है। तो ये पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाला, तो अब साफ तौर पर ये तस्वीर साफ नजर आ रही है। और एक संदेश ठीक है भवानी, ठीक है भवानी, आपसे हम जातीय समीकरण भी समझेंगे कि ये जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने जा रहा है इसमें क्या जातीय समीकरण रहेगा, ये जानने की कोशिश भी करेंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में महेश जोशी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए अशोक गहलोत को थैंक यू कहा है। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह की खुशी है, क्योंकि एक लोकसभा के सांसद ने लंबा संघर्ष किया जयपुर के लिए और तमाम लोगों के लिए, और फ्लोर पर भी मैनेजमेंट में आप माहिर माने गए। ये उसी का इनाम आपको मिला है। पार्टी का हर काम, हर जिम्मेदारी इनाम के तौर पर ही होती है। और जो मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, और अजय माकन जी के जरिए जो एक मैसेज राजस्थान में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में देने की का जो मन बनाया हाईकमान ने, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी आशाओं पर खरा उतर सकूं। अब तक जो जो जिम्मेदारी मिली हैं उन जिम्मेदारियों को मैंने आत्मसात करके जीने की कोशिश की है। मैंने सोनिया जी से, राहुल जी से कुछ नहीं मांगा। तो मैं विभाग के बारे में क्या सोचूं? मैं तो कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा भी नहीं मांगा था, कैबिनेट मंत्री पद भी नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। ये उनका आशीर्वाद है। जो विभाग मुझे मिलेगा उस विभाग की हर जिम्मेदारी को अपना धर्म समझकर निभाने की कोशिश करूँ। वहीं अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहे टीकाराम जूली को अब कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त टीकाराम जी हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अब अपने आप में आपको, और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप पूरे प्रदेश की जनता, क्योंकि अलवर से तो आप ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है। देखिए, मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा आला कमान को, और धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जनता को कि मुझे पहले राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और आज कैबिनेट के रूप में मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया है। मेरी प्राथमिकताएं यही रहेगी कि गरीब, दलित, पिछड़ा, उसने जिस उम्मीद के साथ हमें समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसकी प्राथमिकता दी जाए। ऐसा नहीं लगता कि अब टीकाराम जूली हैं जो राजस्थान में समाज कल्याण का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब ये विभाग तो आप बांट सकते हैं कुछ भी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जितनी उम्मीद नहीं थी, मेरी जितनी इच्छाएं नहीं थी, मेरी जितनी हैसियत नहीं थी, उससे कहीं बढ़ के पार्टी ने दिया है। और पार्टी जो भी निर्देश देगी, आदेश देगी, जो भी मेरे को काम करने के लिए मौका देगी, मैं उस पर खरा हूँ। तो तारीख, वक्त, चेहरे सब तय हो गए हैं। मेरे सहयोगी भवानी लगातार इस खबर पर आप तक हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। भवानी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने जा रहा है, क्योंकि इस देश में बिना जातीय समीकरण के कुछ भी नहीं होता है, तो क्या जातीय समीकरण इस मंत्रिमंडल में रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस ने अब 2023 की पूरी रणनीति बनाई है। 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा जो एससी वर्ग और एसटी वर्ग को साधा गया, दलित समुदाय को, क्योंकि कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए इस कैबिनेट के अंदर देखिए कि 4 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए और इसी एससी वर्ग से। और दूसरा जो सबसे बड़ा है जाट समुदाय। जाट समुदाय का पश्चिम राजस्थान का बड़ा इलाका है, लेकिन वहाँ से हेमाराम चौधरी को बनाया गया। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी शायद उनको ज़्यादा साधा जाएगा। एक ज़रूर है कि रामलाल जाट को लिया गया, जो भीलवाड़ा से आते हैं, मेवाड़ के अंदर, वहाँ पर भी जाट समुदाय काफ़ी है। तो कांग्रेस ने ये कोशिश की गई थी कि एससी, जाट और जो तबके जो ट्राइबल है, जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लिया गया बांसवाड़ा से, वो बड़े ट्राइबल लीडर माने जाते हैं, इसलिए वहाँ फोकस किया गया, क्योंकि ट्राइबल कांग्रेस अपना एक बड़ा वोट बैंक मानती है। तो ये कोशिश की गई कि 2023 में किन जातियों की कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उनको तवज्जो दी गई, उन एरिया को तवज्जो दी गई। लेकिन एक जो कमी नज़र आ रही है वो साफ तौर पर वो पश्चिम राजस्थान की नज़र आ रही है। पश्चिम राजस्थान सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन वहाँ से सबसे कम विधायक है। ये शायद कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। लेकिन अब जो संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, इसके अलावा रवि अब 15 संसदीय सचिव और 7 जो एडवाइज़र बनाएंगे, उसमें भी देखना होगा कि उनमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत के खेमे को कितना साधा जाता है, किस इलाके को कितना साधा जाता है। इससे पूरी तस्वीर, पिक्चर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस आखिर 2023 को लेकर क्या रणनीति बना रही है और अशोक गहलोत, सचिन पायलट को साथ लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। जी, साफ तौर से जनता को भी मैसेज देना है, पार्टी के अंदर भी संतुलन बनाए रखना है। ये दोनों चीजें कैसे होंगी, ये देखने वाली बात होगी। भवानी, बने रहें आप हमारे साथ। वही एक और आपको खबर बता दें कि अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मुरारी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए गहलोत जी को धन्यवाद दिया है। करते हैं मुरारी लाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके कार्यकर्ता भी लगातार जोश में हैं और सभी लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से नजर आ रहा है अब आपको आगे, अपनी राह कैसी नजर आ रही है? तो मैं वैसे राजनीति में सामान्य रहता हूँ और मेरे को तो चाहे बनो तो भी सामान्य है, नहीं बनो तो भी सामान्य है, इसलिए नॉर्मल महसूस हो रहा है।
अच्छा सर, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अपनी, क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है, लंबा वक्त था आपकी राजनीतिक, आपका एक लंबा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का, किस तरह से आप लोगों के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं सर? मैं विकास को लेकर के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर बहुत महत्व देता हूं और इसी के लिए हम एमएलए जब भी काम करते रहे थे, पिछली बार राज्य मंत्री रह चुके पहले जब भी काम किया। और मैं समझता हूं कि जो जनता साथ में कार्य प्रणाली है वो आदमी की सदाबहार रहनी चाहिए, उसमें कोई मंत्री रहने से नहीं रहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आंदोलन खत्म हो जाएगा जैसे कमें वो बनाएंगे एमएसपी पर गारंटी कानून। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। किसान आंदोलन अब भी लगातार जारी है। मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं। यहां की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, 9 बजे शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन देते हैं और उसमें वो ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ पर जो किसान हैं, 26 नवंबर को 1 साल उनको पूरा हो जाएगा, वो अभी भी यहाँ पर आंदोलनरत है। अब उनकी और मांगे हैं। उन्होंने ये कहा कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना तो उनकी एक मांग थी, लेकिन अब एमएसपी को लेकर भी उनके पास कानून होना चाहिए और जब तक वो नहीं बनता तब तक वो यहीं पर आंदोलनरत रहेंगे। और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए, मैं नीचे मौजूद हूं और ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इससे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो टेंट हैं वो किसानों के मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर लगातार तंबू गड़े हुए हैं किसानों के। किसानों ने कह दिया है कि हम इतनी जल्दी तो नहीं हटेंगे, आगे हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे वो निर्धारित जो हैं वो उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि 22 नवंबर यानी कि कल लखनऊ में एक बड़ी रैली होने वाली है किसानों की, वो करेंगे। उनकी कई सारी मांगे हैं इसको लेकर, एमएसपी को लेकर कानून की वो लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उस दिन संबोधन दिया था शुक्रवार को, तो उन्होंने कहा हमने बहुत कोशिश की समझाने की किसानों को, लेकिन कई किसान ऐसे थे जो समझ नहीं पाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो भी करूंगा किसानों के हित में ही करूंगा और इससे पहले भी जो कुछ भी किया वो भी मैंने किसानों के हित में ही किया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है, टिकरी और सिंगू बॉर्डर की भी यही तस्वीर है। कल एक बैठक हुई थी, आज एक और बैठक फिर से होने वाली है। सिंगू बॉर्डर पर ही वो बैठक होगी, तमाम किसान नेता वहां पर मौजूद होंगे। कल जो बैठक हुई उसमें 32 किसान संगठन जो थे वो उसमें शामिल हुए थे और उसमें यही कहा गया कि अभी हम आंदोलनरत रहेंगे, एमएसपी को लेकर हमको कानून चाहिए, तभी हम यहाँ से उठेंगे और साथ साथ किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए उनको भी हटाया जाना चाहिए। कुछ क्लियर नहीं किया है, वो एमएसपी की गारंटी का कानून वाली बात है या जो मुकदमे बने हैं उनको वापस लेने की बात है या जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देने की बात है। ये चीज़ें सरकार ने क्लियर नहीं की हैं, इसलिए और जो कानून है वो भी अभी पास थोड़ा ही हुआ, अभी तो घोषणा ही की है, तो उसमें कोई धोखा ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमारे 29 तक के प्रोग्राम जो पहले थे वो एज इट इज़ जारी रहेंगे। 22 का लखनऊ प्रोग्राम जोर शोर से जाएंगे लोग यहाँ से। 26 को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर्स आर कमिंग, 2 दिन 3 दिन में यहाँ पहुँचेंगे। और 29 का फाइनल जो है अभी तक स्टैंड करता है, लेकिन फाइनल उसका फैसला कल कर दिया जाएगा। तो देखिए, किसानों ने कह दिया है अभी हम नहीं हटेंगे और 22 नवंबर यानी कि कल एक कार्यक्रम भी है, लखनऊ जाएंगे, वहां पर इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे किसान। और यहां तक कि गाजीपुर बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में जो किसान मौजूद हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भी वहां लखनऊ जाएं और वहां पर इनका आंदोलन होगा, जिसको लेकर बड़ी तैयारी भी वहां पर की जा रही है। यानी देखिए, किसान अभी भी हटने को तैयार नहीं है, अभी भी अपनी जिद्दों पर अड़े हुए हैं। 22 नवंबर यानी कि कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा की ये रैली होगी और खबर है कि इसी रैली में बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंच सकते हैं और इसे लेकर वहां तैयारियां भी जोरों पर हैं। पूरे राज्य से किसान लखनऊ पहुंचेंगे। यही नहीं, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल किसान भी लखनऊ पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां अभी भी हो रही है। किसानों ने साफ कर दिया है कि आगे जो भी कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए थे उन पर वो डटे रहेंगे, किसी भी कोई भी तरीके का बदलाव नहीं होने वाला है। तो देखिए, तमाम तैयारियां किसानों की
ओर से हो रही हैं। और साथ साथ न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होगी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को हटाने के लिए, वापस लेने के लिए जो प्रस्ताव होगा उसको मंजूरी मिल सकती है। यानी देखिए पूरी तैयारी हो रही है केंद्र सरकार की ओर से, जहां पर केंद्र सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की मांग को लेकर अपनी मुहर लगा चुके हैं। कृषि सुधार कानून से जुड़ी अब ये बड़ी खबर है, न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि बुधवार को कृषि सुधार कानूनों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। यानी केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि जल्द से जल्द तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि लगातार 1 साल से इसी मांग पर डटे हुए थे किसान। और अब उनकी इस मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मुहर लगा दी है, लेकिन साथ साथ किसान अभी भी डटे हुए हैं। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा इन किसानों को, लेकिन फिर भी उनकी जिद अभी और बाकी है। उनकी मांग है कि एमएसपी को लेकर कानून होना चाहिए, उसको लेकर भी वो लगातार आंदोलनरत हैं। और मेरे 2 सहयोगी जावेद मंसूरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद तिवारी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, पहले आपके पास आना चाहूंगी, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? और देखिए कल एक बैठक हुई, आज भी एक बैठक होने वाली है। जावेद, इसको लेकर आज क्या रणनीति बनाएंगे ये किसान? देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की जो मेन बॉडी है उसकी बैठक 11 बजे बुलाई गई है। अब से थोड़ी देर बाद यहां सभी किसान नेता पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यहां सिंघू बॉर्डर पर इसी हॉल में हमेशा से एसकेएम बैठक होती रही है, आज भी यही होगी। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल कानून वापसी के बाद जो किसान आंदोलन है इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। उसके बाद अब किसानों को फैसला लेना है और किसान इस साफ कर चुके हैं कि एमएसपी पर बात बननी चाहिए। और अब एमएसपी को लेकर आगे क्या रूपरेखा होगी, सरकार से किस तरह से बातचीत की जाएगी, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। और आज जो बैठक होने वाली है, आज की बैठक से क्या निकलेगा वो असल मायनों में एक संदेश होगा किसानों का उस बदले हुए हालात के बाद, जिसमें पीएम मोदी ने तीनों कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। हालांकि किसान नेता ये साफ कर चुके हैं कि जब तक एमएसपी पर बात नहीं होगी, बिजली बिल संशोधन पर बात नहीं होगी, किसानों पर दर्ज मुकदमों पर बात नहीं होगी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी बात होना बाकी है। लेकिन आज एक बड़ी बैठक है तीनों कानूनों की वापसी के बाद, और अब देखना होगा कि क्या यहाँ से निकलकर आता है, क्या रूपरेखा इस पूरे आंदोलन की होती है। लेकिन एक बड़ा संदेश यही किसानों ने दिया है कि आंदोलन जो पिछले 1 साल से चल रहा था वो चलता रहेगा। जी बिल्कुल, यही संदेश वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है, मांगे और बढ़ गई हैं अब किसानों की। आनंद तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? कल एक रणनीति तैयार की गई, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति होने वाली है किसानों की? क्योंकि देखिए एक मांग तो पूरी कर दी, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुहर लगा दी। अब आगे जो मांगे हैं उसको लेकर क्या बातचीत की, क्या रणनीति तैयार होगी किसानों की? आनंद जी देखिए, अभी गाजीपुर बॉर्डर पर हम ग्राउंड जीरो पर, हमने कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे बात करी। उनका कहना है कि सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है और सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम सरकार के साथ टेबल पर बात करना चाहते हैं। हम पूरी तरह से तैयार है, सरकार हमें बुलाए टेबल पर। कई मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करना चाहते हैं, और हमने उनसे ये भी पूछा कि एमएसपी पर लेकर आगे की जो रणनीति है उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ तय होगा। उनका कहना है कि हम सरकार से अपनी रणनीति के बाद सरकार से भी हम बात करना चाहते हैं। एमएसपी पे जो हमारी अड़चने हैं उसको सरकार सुने और उसका हल निकाले। इसके अलावा उन्होंने जो मुकदमे हुए हैं किसानों के ऊपर उसको वापस लेने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो है वो लखनऊ पहुँच रहे हैं, राकेश टिकैत आज लखनऊ पहुँचेंगे, और उन्होंने आह्वान किया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लखनऊ पहुँचे। उन्होंने कहा सिंघू बॉर्डर और दूसरी बॉर्डर से जो है ट्रेन के जरिए लोग लखनऊ पहुँचेंगे। वहाँ पर एक पहले से शेड्यूल्ड जो है एक शक्ति प्रदर्शन, एक महापंचायत है किसानों की, उसमें वो शामिल होंगे और तमाम बड़े किसान नेता। तो अभी लगातार सरकार से बात करने की पहल जो है वो राकेश टिकैत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें बुलाए। बिल्कुल, और आगे की जो रणनीति है आज की बैठक में वो एक बार फिर से तय हो जाएगी, क्योंकि किसान अभी यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पहले तो उन्होंने ये कहा कि सकारात्मक रुख अपनाया है सरकार ने और फैसले से वो काफी खुश दिखे, और साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आप वो सुनिए। सर, बैठक खत्म हो गई है, क्या बातचीत हुई है आपकी? बातचीत तो यह हुई कि जो किसान शहीद हुए मुकदमे हैं इस पे भारत सरकार बातचीत करे, और जो हमारे प्रोग्राम लगे हुए थे वो कंटिन्यू प्रोग्राम अभी जारी रहेंगे। ये भी बोला गया है कि 22 तारीख को महापंचायत होगी लखनऊ में
और उसके बाद 1 साल पूरे होने पर एक तरीके से फिर से दिल्ली के बॉर्डर का घेराव किया जाएगा? नहीं, घेराव तो ही, लोग आएंगे बॉर्डर की तरफ, क्योंकि 1 साल हो जाएगा तो लोग बॉर्डर पे भी आएंगे, उनकी मीटिंग होगी बॉर्डर पर। सर, स्मारक बनाने की बात भी की जा रही है और मुकदमे वापस लेने की बात की जा रही है। अब तो मुकदमे में वापसी कौन लेगा? आंदोलन के दौरान के मुकदमे वापसी कौन लेगा? वो तो सरकार ही वापसी लेगी ना, उसमें क्या कोई खर्च है सरकार का मुकदमे वापसी लेने में? भी बोला गया है कि जो संसद का सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर से संसद घेराव करने आप लोग पहुंचेंगे। पिछली बार जैसे आपको जंतर मंतर एक जगह दी गई थी। नहीं, क्या रणनीति रहेगी? अपने जो प्रोग्राम है वो 500 लोग जो जाएंगे 35 ट्रैक्टरों के साथ में, तो प्रोग्राम भी हमारा होगा और वो इसी रास्ते से जाएंगे। 2 बॉर्डर जो खुले हुए हैं उनसे जाएंगे, वो पहले ही प्रस्तावित है। सर, आप लखनऊ कब जा रहे हैं? महापंचायत जो है सर एक बड़ी 22 तारीख की मीटिंग है, तो 22 में जाएंगे वहाँ। 22 में जाएंगे सर। कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ नेताओं के बयान आए हैं कि सरकार को बहुत पहले यह फैसला ले लेना चाहिए था और किसानों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, दीपेंद्र हुड्डा ने बोला है। हाँ, नहीं, ठीक बोल रहा है उन्होंने, ठीक बोल रहा है उन्होंने, सरकार को ले लेना चाहिए था बहुत पहले। सर, वहीं बीजेपी एक बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी वो कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दा था, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और सरकार ने किसानों के हित में कानून लेके आई थी। हाँ, नहीं होनी चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। सारे ठीक कह रहे हैं, हम तो जो को कह रहे हैं वे सारे ठीक कह रहे हैं। जब तक मुद्दे लिखित में आप बोल रहे हैं नहीं हो जाए सर क्लियर है, और भी बहुत इशू हैं, उन पर बातचीत शुरू हो, एक टेबल पे आए और अब इसका समाधान की तरफ जाए। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। अब समाधान की तरफ जा रहा है तो इसका हल निकालना चाहिए सरकार आपको बुलाएगी कि आप खुद पहल करेंगे कि सरकार से आप बैठक हो टेबल पे कि भाई कब तक ये चीजें सारी क्लियर होंगी? जो आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट में, सरकार ने बोल दिया कि पार्लियामेंट में तो हम इसको रद्द करेंगे, लेकिन आप टेबल पे मिलना चाह रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने और भी बहुत मसले हैं, तो वो बैठ के बातचीत में आएगा। शुक्रिया। तो किसान नेता राकेश टिकैत को तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन इसके बाद से लगातार सियासत जारी है। विपक्ष जो है उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन साथ साथ विपक्ष को जवाब भी दिया जा रहा है। बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने अपना जवाब दिया और उन्होंने जवाब देते हुए किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा है वो भी आप सुनिए। सरकार ने एक संवेदनशील फैसला किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख की बात है कि अन्नदाताओं के सरोकार पर भी कुछ लोग सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। ये लोग जो लोग कि अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं, वो अन्नदाताओं और कृषि और कृषकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने ईमानदार हैं, खुद इस बात का वो प्रमाण है और जवाब है। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक समिति बनाई जाएगी, इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। 3 कानून निश्चित रूप से किसान के हित के लिए लाए गए थे। किसान की इनकम बढ़े, किसान को आज़ादी मिले, किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर बेचे, इसी दृष्टि से किसानों के कानून लाए गए थे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जब से सरकार बनी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तब से उन्होंने किसान को प्राथमिकता में रखकर योजनाएं बनाई है। किसान जो इसका विरोध कर रहे थे उनको शायद मुझे लगता है कि मुझे दुख है कि हम उनको समझाने में सफल नहीं हो पाए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कानून किसानों के हित में ही थे, लेकिन कुछ किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये संवेदनशीलता है और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश हित को ध्यान में रखा
और देश के किसानों के लिए जो ये कानून बने थे, उन कानूनों को बड़े भारी मत से कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है। तो चलिए हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी के पास एक बार फिर से चलते हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव इस वक्त उनके साथ मौजूद है। जावेद, पूछिए आगे उनसे क्या है आगे की उनकी रणनीति। यादव हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, 11 बजे पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा की बैठक है। सर, आज क्या बैठक का एजेंडा है, क्या रोड मैप आप तैयार करने वाले हैं जब तीनों कानून वापस हो गए हैं? संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही कह चुका है कि तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई हमारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा एमएसपी का मुद्दा, जिसके बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, वो उस मुद्दे को हम भुला नहीं सकते। हमारे तमाम किसानों पे केस हैं, किसान शहीद हुए हैं, तो इन तमाम मुद्दों पे हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इन मुद्दों पे स्पष्टीकरण हो। सरकार जब तक इन मुद्दों को नहीं सुनती तब तक हमें अपना संघर्ष किसी न किसी स्वरूप में जारी रखना है। हम इन मुद्दों को भुला नहीं सकते। अब आप एमएसपी के लिए संघर्ष करेंगे, अब आप आगे ये कह रहे हैं, या सरकार से कोई बातचीत की कोई पहल आप आज इस बैठक से रास्ता निकलेगा? गतिरोध को प्रधानमंत्री ने तोड़ा है तो बातचीत शुरू करने की जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग में तय होगा कि इन सवालों को उठाने का हम क्या तरीका अपनाएंगे, किस तरीके से, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, वो आज की मीटिंग में तय किया जाएगा। सर, आज पीएम ने एक कदम आगे बढ़ाया तीनों कानूनों को वापस लेने का। आपकी एक साल से ये भी एक मुख्य मांग थी। अब एमएसपी की बात करें, क्या ये हो सकता है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब आगे एक कदम बढ़े, वो कहे कि एमएसपी पर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं आप लोग? क्या कोई इसी तरह का कोई प्रस्ताव जाएगा आपकी तरफ से? क्या आप पहल करेंगे अब बातचीत की? हम तो आज नहीं, हम तो पिछले एक साल से बार बार कह रहे हैं, 10 महीने से तो विशेष रूप से कह रहे हैं कि बात कीजिए। हमने तो बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। सुलझेगा तो मामला बातचीत से ही सुलझेगा ना। हम उसके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, उस घोषणा का हम स्वागत करते हैं और ये इसे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत के रूप में देखते हैं। तो जीत का जश्न और जंग दोनों जी, तो बातचीत से ही रास्ता सुलझेगा, ये कहना है योगेंद्र यादव का। लेकिन साथ साथ इस पर अब भरपूर सियासत भी हो रही है। और वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि अभी तो कानून वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इनको फिर से बनाया जा सकता है। क्या कुछ कहा, सुनिए। किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की, इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा लेंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस ले जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा। तो साथ साथ सियासत इस पूरे मसले को लेकर भरपूर हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, तब से विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ने सियासत करने का आरोप लगा दिया है। और साथ साथ क्या कुछ कहा, विपक्ष का क्या कहना है, एक बार सुनिए आप। देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जोड़ तोड़ के कारण राजनीतिक नफ़े नुकसान की कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन प्रदेशों में चुनाव आएगा अब 2 महीने बाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये एपिसेंटर है इस किसान आंदोलन का। ये जो 3 प्रदेश हैं,
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। दुख की बात यह है कि कानून में क्या गलतियां हैं, कानून को क्यों काला कानून कहा जाता है, ये समझ सरकार ना बना पाई ना उसको समझ पाई। उसको जब राजनीतिक रूप से झटके लगे बाई इलेक्शन में, और मैं जैसे अभी उत्तर प्रदेश से होकर आ रहा हूँ और प्रधानमंत्री की रैली भोपाल में हुई थी, वहाँ होकर आ रहा हूँ, तो वहाँ जब इनको देखा गया कि सरकारी ट्रकें लगा के, बसें लगा के भी सीटें खाली हो रही हैं, लोगों में ताली नहीं बज रही है, प्रधानमंत्री के भाषण पर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है, तो शायद धीरे धीरे इनको पता चल गया कि अब कहानी पलटती जा रही है। तो राजनीतिक कारणों से इन्होंने तीनों कानूनों को वापस लिया। खैर, किसी कारण से भी हो, इस बात का तो स्वागत करना चाहिए कि कानून वापस हो गए।